हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर में मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि अपना आईपीओ लेके आ रही है। कंपनी का नाम है सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स। ये कंपनी दवाइयाँ, टेबलेट्स, सिरप्स सब बनाती है, एपीआईज भी बनाती है। और इंडिया के बाहर जो मेनली इसका बिजनेस चलता है आज के दिन। अब यहाँ पर ये कंपनी जो है स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है, तो इसका आईपीओ जो है 20 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में खुलने वाला है। 391 का कट ऑफ प्राइस सेट किया है, 38 का लॉट साइज है, 582 करोड़ रुपीज़ कंपनी उठा रही है, जिसमें से 500 करोड़ तो कंपनी के पास में जा रहे हैं, बाकी 82 करोड़ रुपीज़ कंपनी के यहाँ पर सेलिंग जो शेयर होल्डर हैं, जो इनिशियल शेयर होल्डर्स हैं, वो यहाँ पर बेच रही हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखते हैं, प्रमोटर्स के पास में 71% के आसपास में शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले। 71 नहीं थी, 70 के आसपास थी। और आईपीओ के बाद में 48-49 के आसपास में परसेंट के आसपास में शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है। दैट्स काइंड ऑफ गुड। अब कंपनी की यहाँ पे जो पूरी वैल्यू लगाई जा रही है दैट इज़ 1350 करोड़ रुपए। कंपनी आज के दिन इतनी बड़ी नहीं है, बट कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है, फुल फ्लेज आईपीओ आ रहा है, मेन बोर्ड कंपनी की तरह आईपीओ आ रहा है। अब यहाँ पर कंपनी ये पैसे जो उठा रही है, मेनली ज़्यादातर पैसे जो कंपनी के पास में जा रहे हैं, तो कहाँ लगने वाले हैं, तो कंपनी बोल रही है कि अब उनकी जो एक सब्सिडरी है उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि उसका और बढ़ाया जा सके, काम को बढ़ाया जा सके, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। सेकंड, कंपनी बोल रही है कि हमें थोड़ा बहुत लोन भी अपना चुकाना है। दूसरा, कंपनी का जो कंपनी की सब्सिडरी पे जो लोन है वो भी यहाँ पर चुकाना है। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला, तो फिर वर्किंग कैश की भी ज़रूरत पड़ने वाली, तो उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत है। और यहाँ पर कंपनी जो दूसरी सब्सिडरीज हैं कंपनी के पास में, वहाँ पर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी कंपनी को करना है। तो और साथ में एक और काम बताया है कि कंपनी बोली इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी करना चाहती हूँ साथ में, ताकि दूसरी कंपनियों को, जो छोटी मोटी कंपनियाँ, उनको एक्वायर कर सकूँ और अपनी स्पीड को, ग्रोथ को बढ़ा सकूँ। बेसिक रीजंस बताए हैं जो कि कंपनी को फ्यूचर में डेफिनेटली हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे कंपनी की आरएचपी को रीड करते हुए हम थोड़ा सा कंपनी को और समझने की कोशिश कर लेते हैं। सो यहाँ पर तो ये अब तक हमें ये समझ में आ चुका है कि कंपनी करती क्या है और क्या आईपीओ की बेसिक डिटेल्स हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी दवाइयाँ बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है और फिर उनको मार्केट में बेचने का ट्राई करती है। और मोस्टली जो कंपनी है यहाँ पर अपना रेवेन्यू आउट ऑफ इंडिया से ज़्यादा कमाती है। अब यहाँ पे कंपनी की अगर हम कंपनी के जो मेन करता धरता है, जो कंपनी के मेन कंट्रोलिंग मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका नाम है स्वप्निल जतिन भाई शाह। इनके हाथ के अंदर में कंपनी के आज के दिन बागडोर है। कंपनी के पास में सब्सिडरीज हैं 3, तो यहाँ पे फॉरेन सब्सिडरीज हैं और एक इंडियन सब्सिडरीज है जो कि कंपनी के अंडर में काम कर रही हैं। ये कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। जैसे सेनोरस ये कंपनी है मेन, ये ग्रुप होल्डिंग कंपनी है, ध्यान रखना। आईपीओ जो आ रहा है वो इस कंपनी का आ रहा है, सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स। उसके बाद में 2 कंपनियां और बचने वाली हैं, आविस, रत्नारिस। इनका भी आईपीओ नहीं आया है। इसका आ रहा है सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी के अंदर जो ये कुछ एपीआईज हैं जो कंपनी बनाती है। आज के दिन एपीआईज क्या होते हैं, एपीआईज होते हैं दवाइयों के अंदर में जो मेडिसिन हम बनाते हैं उनके अंदर में जो ड्रग डलता है जिसकी वजह से दवाइयाँ असर करती है, उसको हम एपीआई बोलते हैं। यहाँ पर कंपनी जो कैप्सूल्स और टेबलेट्स के थ्रू जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है कंपनी के, यहाँ पे 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। एक तो एटलांटा के अंदर में है इंडिया के बाहर, एक इंडिया के अंदर। वहाँ पर अलग अलग जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर अलग अलग चीज़ें बनती हैं। अब यहाँ पे ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है एटलांटा वाली, यहाँ पर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 92% कैप्सूल की प्रोडक्शन कैपेसिटी में काम कर रही है, 22% टेबलेट की कैपेसिटी पे काम कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग दूसरी जो छत्राल्स फैसिलिटी जो है, इसके अंदर में यहाँ पर कंपनी टेबलेट की 94, कैप्सूल की 32, लिक्विड की 29 और 18 ड्राई सिरप्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पे काम कर रही है। इंजेक्टेबल्स भी कंपनी आज के दिन बनाती है, तो 38% कैपेसिटी। सो कंपनी के पास में टेबलेट्स को छोड़ के बाकी जितनी भी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ हैं उनके ऊपर में अच्छा खासा यहाँ पर यूटिलाइजेशन भी बचा है, कंपनी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। एपीआईज कंपनी जो एक नारोडा फैसिलिटी है वहाँ पर कंपनी एपीआईज मैन्युफैक्चर करती है, जिसकी 85% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे आज के दिन काम चल रहा है। दैट्स वेरी नाइस। कंपनी के अंदर में आज के दिन एम्प्लॉयज़ अगर काम करें तो दैट इज़ 145 टोटल एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम कर रहे हैं फुल टाइम। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के पास में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मोस्टली लीज पर हैं, कुछ ओन्ड भी हैं। जैसे यहाँ पर ये छतराल फैसिलिटी जो मैसान गुजरात के अंदर में है, ये कंपनी द्वारा ओन्ड है, बाकी मोस्टली लीज पर है, वो भी छोटे मोटे लीज पर हैं, जैसे 5 साल 9 साल। यहाँ पर कुछ और फैसिलिटीज़ भी हैं, जैसे नारोडा फैसिलिटी, तो ये 99 ईयर्स के लीज पर है। ये बाकी ये जो छतराल फैसिलिटी, एपीआई फैसिलिटी, ये सारी ओन्ड भी हैं। सो कुछ प्रॉपर्टीज़ लीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ ओन्ड है।
कंपनी के आज के दिन अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को चेक करते हैं तो कंपनी जो बिजनेस करती है वो कुछ मॉडल्स के थ्रू करती है। तो उन मॉडल्स की एक बार थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1 सेकेंड। तो ये कुछ मॉडल्स हैं जिनके कंपनी सेल करती है, अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। एक पहला है B2B मॉडल के थ्रू, दूसरा है B2C मॉडल के थ्रू। B2C मॉडल के थ्रू कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनको बेचती है। ये जो फार्मेसीज होती हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, इनको बेचने का ट्राई करती है। E-कॉमर्स मतलब ऑनलाइन के थ्रू कस्टमर्स को डायरेक्ट बेचने का ट्राई करती है। तो B2C मॉडल से भी अपनी दवाइयाँ बेचती है। दूसरा B2B मॉडल से भी ट्राई करती है, दैट इज़ कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जाती है, या फिर कंपनी जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स मार्केट में काम कर रहे हैं उनके थ्रू जाती है, या फिर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेती है किसी मार्केटिंग एजेंसी के साथ में, उनके थ्रू मार्केट में बेचती है माल। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेचती है कि ऑलरेडी जो जॉइंट वेंचर्स दूसरी कंपनी के साथ में टाई अप करके बाद में बेचने का माल बेचने का ट्राई करती है। सो कंपनी हथकंडे सारे अपना रही है कि माल बिकना चाहिए, बात खत्म। सो सारे मॉडल्स के थ्रू कंपनी माल बेचने का आज के दिन ट्राई कर रही है। दैट्स नाइस, राइट। माल बिकना चाहिए। नेक्स्ट अब कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल, P2P मॉडल और CDMO, ये तीन मॉडल हमने देखे हैं। तो मोस्टली जो कंपनी का माल बिक रहा है वो P2P मॉडल, मतलब जो टाई अप करके माल बेच रही है कंपनी। जॉइंट वेंचर्स बना बना के दूसरी कंपनियों के मार्केटिंग एजेंसीज के साथ टाइप कर लिया, दूसरी कंपनियों के साथ टाइप कर लिया। इस टाइप से जो P2P मॉडल के थ्रू कंपनी प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल मॉडल पे कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। 36% रेवेन्यू जो है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से भी आ रहा है। बाकी जो डायरेक्ट मॉडल है उससे कंपनी का रेवेन्यू कुछ खास नहीं आ रहा है आज के दिन। साथ में ही हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, ये मॉडल्स हम लोग देख पाएंगे। ये फार्मा कंपनी अपने वाली प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, दूसरा CMO CDMO डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के थ्रू मेनली आ रहा है। बाकी डायरेक्ट जो चैनल के थ्रू आ रहे हैं वो थोड़ा कम आ रहा है। तो हर तरीके से जहाँ कस्टमर तक पहुँचना चाहिए माल कंपनी ट्राई कर रही है। अब यहाँ पे ये लोग कुछ हैं जो प्रमोटर्स भी हैं और जो इनिशियल शेयर होल्डर्स भी हैं, जो कि यहाँ पर अपना स्टेक बेच रहे हैं, और कितना बेच रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। साथ में ही यहाँ पर ये पैसा दिया हुआ है कि कितना कंपनी जो कहाँ खर्च करने वाली है उसके बारे में, जो हमने अभी रिसेंटली बात किया है। एंड यहाँ पर ये भी सेम सी चीज़ है। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो ओके, एंड दिस वन इज़ लीज की बात है। और यहाँ पर ये हिस्ट्री एंड कॉर्पोरेट। अब कंपनी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि कंपनी मैन्युफैक्चर कब, मतलब बनी कब थी, तो यहाँ पर 2017 के अंदर में कंपनी बन के तैयार हुई थी। उसके बाद में कंपनी का नाम जो बाद में चेंज कर दिया गया था 2023 के अंदर में, सेनोरस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। और बाद में कंपनी का यही चल रहा है नाम, मतलब चेंज नहीं किया, प्राइवेट हटा दिया तो बीच में लिमिटेड हो गई, क्योंकि पब्लिक से पैसे उठाने के लिए प्राइवेट हटाना पड़ता है, राइट। अब एक बार थोड़ा सा हम लोग कंपनी की RHP के अंदर में बैलेंस शीट को समझने की कोशिश कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बैलेंस शीट में देखते हैं तो कंपनी की पूरी जो वैल्यू, सॉरी जो पैसे लगे हुए हैं पूरी कंपनी के अंदर में, दैट इज़ अराउंड 678 करोड़ रुपए, 678 करोड़ रुपीज़, जिसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है लगा हुआ है दैट इज़ 319 करोड़ रुपीज़। बाकी जितना भी पैसा लगा हुआ है वो सारा उधारी का पैसा है। मेनली जो पैसा कहाँ लगा हुआ है तो वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में मेनली पैसा लगा हुआ। उसके बाद में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो ऑलरेडी फैक्ट्रीज और तैयार कैपिटल प्रोग्रेस, मतलब जो एक्सपेंशन चल रहा है बिजनेस के अंदर में, उसमें पैसा लगा हुआ है। गुडविल में पैसा लगा हुआ है 38 करोड़ रुपीज़। इंटेंजिबल एसेट्स में पैसा लगा हुआ है 95 करोड़ रुपीज़ जो है इंटेंजिबल एसेट्स। अंडर डेवलपमेंट में पैसा लगा, बिकॉज APIs के ऊपर भी कंपनी काम करती है, सो इनके पास में पेटेंट्स, यू नो जो नाम की वैल्यू है वो सब कुछ इनके पास में बना हुआ है आज के दिन। सो जिस हिसाब से कंपनी की बाकी दूसरी सेक्टर में कंपनी काम करती हैं उनके हिसाब से अगर इसको मैच करते हैं बैंक बैलेंस शीट को, तो वो ठीक ठाक देखने को मिल रही है। यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल को देखते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल्स भी थोड़े इस साल जो है अचानक से बढ़ गए हैं, 112 करोड़, फिर 105 करोड़ रुपए। बट स्टिल जिस हिसाब से कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है उसके हिसाब से ठीक लग रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन को चेक करते हैं तो यहाँ पे कहाँ 31 करोड़ से सीधा 114 करोड़ पे आ पहुँच गया। तो फिर अभी जो है 53 करोड़ पे ऊपर में 6 महीने के अंदर 53 करोड़ का कंपनी, सॉरी ये तो वो है, यहाँ पर है, सॉरी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पे 35 करोड़ से 214 करोड़, 214 करोड़ से सीधा 181 करोड़ रुपए पिछले 6 महीने के अंदर में जनरेट कर चुकी है। दैट्स नाइस। अब यहाँ पे ये इंक्रीज आया है, तो इस इंक्रीज के साथ में कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ा है, जबकि सिग्निफिकेंट नहीं है, जितना जो कि नॉर्मली बढ़ना चाहिए, बढ़ सकता है उतना ही बढ़ा है। सो ट्रेड रिसीवेबल्स नॉट ए कंसर्न ओवर हियर। नेक्स्ट कंपनी के नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं, तो नेट प्रॉफिट्स कंपनी इस रेवेन्यू के साथ में निकाल पा रही है या नहीं। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है दैट इज़ 74 लाख था 2023 में, फिर 24 में 30 करोड़ हो गया, सॉरी यहाँ पे 7 करोड़ है,
फिर ये 30 करोड़ हो गया और अभी जो है 22 करोड़ 6 महीने में कंपनी ने कमा लिया। तो इस साल जो है कंपनी लगभग 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेगी बेस्ड ऑन दिस प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे 40 करोड़ के हिसाब से हम पी और पीबी रेशियो निकाल लेंगे, जिसके बाद में हम लोग इसी सेक्टर में जो ऑलरेडी कंपनियां काम करें उनके साथ में कंपेयर करके भी देख लेंगे। अब यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में हम लोग चेक करते हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में थोड़ी सी कंपनी की हालत थोड़ी ख़राब है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड रिसीवेबल थिंग 57, बिकॉज यहाँ पे 19 करोड़ नेगेटिव है। अगर ट्रेड रिसीवेबल्स मिल जाता है तो ये 19 करोड़ ये पॉजिटिव हो जाएगा बड़े आराम से। तो ट्रेड रिसीवेबल्स की वजह से और ट्रेड्स पेबल तो पूरा नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा। बाकी फाइनेंशियल एसेट्स कंपनी थोड़ा सा एसेट्स भी इकट्ठे करने में लगी हुई है। सो ओवरऑल देखा जाए तो इट्स इन दी राइट हैंड साइड में ज़्यादा बेटर लग रही है, मतलब ठीक ठाक लग रही है देखने को। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है कंपनी का ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अभी क्या कंपनी की साइज़ भी छोटी है, कंपनी पुश कर रही है अपने आप को मार्केट के अंदर में, नए नए वेंचर्स कर रही है, किसी हर हथकंडा अपना रही है मार्केट में सेल करने का। और कंपनी की और भी ग्रुप होल्डिंग अगर कंपनी की बात करते हैं तो उसके पास में और भी इसी सेक्टर में काम करने वाली अलग अलग और कंपनियां भी हैं जिनके थ्रू भी हेल्प हो रही है कंपनी की। सो आई थिंक इट्स अ प्रीटी डील राइट हियर। अब थोड़ा सा हम एक बार कंपेयर भी करके देख लेते हैं, जिसकी वजह से हमें मार्केट में क्या वैल्यू मिल रखी है दूसरी कंपनियों को, तो उससे हमें थोड़ा अंदाज़ा मिल जाएगा राइट। तो अब यहाँ पे कितना हमने मान के 40 करोड़ राइट, 40 करोड़, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी लगाई है, दैट इज़ अराउंड 1350 करोड़। इसको अगर हम लोग फॉरवर्ड पीई 6 महीने आगे का 33 का पी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं अजंता फार्मा के साथ में तो इसका है 41 का, इसका है एरोबिन एल्केम लेबोरेटरीज के साथ में कंपेयर करते 30 का, इसका है 20 का और इसका है 11 का, और हमारी कंपनी का क्या था 33 का। सो वैल्यू जो कंपनी ने लगाई है वो तो ठीक ठाक थोड़े महंगे की साइड में ही लगाई है। अब यहाँ पे एक बार थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, जैसे एलेम्बिक लिमिटेड का जो आया है पी रेशियो वो काफ़ी कम है बिकॉज मार्केट काफ़ी गिर चुका है, उसके बाद में अभी रिसेंटली वापस उठना भी चालू हुआ है, फिर एक बार सपोर्ट के ऊपर में आके आई थिंक वापस उठना चालू होगा। सो आई एम थिंक एलेम्बिक ये सो कौन सी एलेम्बिक फार्मा का ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है, बट एक बार स्टिल हम लोग देख लेते हैं कि अचानक से इसमें इतनी बड़ी छलांग कैसे आई है। सो लेट्स लुक एट इट बिकॉज TTM बेसिस पे तो नहीं आनी चाहिए। लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से 269 प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज दिस मच एंड देन दिस मच। ओह 1 सेकेंड, क्या ये सभी में यही चल रहा है? ओके तो हमें इसके साथ में कंपेयर करना है एरोबिंदो फार्मा के साथ में। एरोबिंदो फार्मा इज ओके 20। सो कमाई के हिसाब से आई थिंक ग्रोथ कैसी है, ग्रोथ इज प्रीटी गुड। सो आई थिंक कमाई के हिसाब से कंपनी ने अपनी जो वैल्यू लगाई है वो ठीक ठाक थोड़े ऊपर की साइड में ही लगाई है। दूसरा अगर हम लोग देख लेते हैं पीबी रेशियो के हिसाब से नेटवर्थ कितनी है इस कंपनी की, दैट इज़ अराउंड 319 करोड़। इसके पास में पैसे चले जाएंगे 500, सो 800 करोड़ डिवाइडेड बाय 16, सो 1.98 1.78 के आसपास का आता है। तो इस हिसाब से जो पीबी रेशियो है कंपेयर कर लेते हैं एक बार 9, 5, 2.5 एंड 1.6। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो कंपनी ने वैल्यू जो है थोड़ी सी हायर साइड में ही लगाई है, बट कंपनी छोटी है, ये कंपनियां भी छोटी हैं वैसे देखा जाए तो। सो आई थिंक यहाँ पर कुछ ज़्यादा क्रीम मुझे बनती हुई दिख नहीं रही है, बट लेट्स सी कि पूरा सेक्टर अगर मार्केट उठता है इस सेक्टर का, ये पूरा सारी कंपनियों का, तो आई थिंक इस कंपनी में उछाल देखने को मिल सकता है। बाकी कुछ ज़्यादा उम्मीद लिस्टिंग गेन से मेरे को दिख नहीं रही है यहाँ पे। एक बार GMP भी देख लेते हैं कि हवाई किस साइड बनाई जा रही है, सो दैट वी कैन बी क्लियर। तो यहाँ पे हवा तो पॉजिटिव साइड में ही बनाई जा रही है। सो अगर ये GMP जो है 35% 40% के आसपास पॉजिटिव रहता है तो हम लोग लिस्टिंग गेन के लिए एक बार अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो सेक्टर है थोड़ा थोड़ा वापस उठना चालू हो चुका है यहाँ पर, ये तो अभी तक नहीं हुआ बिकॉज ये इस लेवल पे आ चुका है सपोर्टिंग लेवल के ऊपर में। इस कंपनी को अगर चेक करते हैं तो दिस कंपनी इज ऑल्सो एट द सपोर्टिंग लेवल। एलेम्बिक तो ऑलरेडी एक सपोर्टिंग लेवल से उठ के वापस ऊपर जाना स्टार्ट कर सकती है
अजंता फार्मा को भी चेक करते हैं तो ये भी एक, इसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है, सो ये थोड़ा और नीचे जा सकता है। सो कुछ कंपनियां हैं जो कि सपोर्टिंग लेवल के ऊपर में पहुंच चुकी हैं, कुछ कंपनियां अभी थोड़े से सपोर्टिंग लेवल पर नहीं पहुंची है। तो अगर फ्यूचर में ऑल पूरा सेक्टर उठता है तो ये कंपनी भी उठेगी, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा वैल्यू देखने को नहीं मिल रही है। बट द ग्रोथ इज़ गुड, ग्रोथ अच्छी है। ग्रोथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी ने वैल्यू ठीक लगाई है। अगर हम लोग कंपेरेटिवली देखें तो वैल्यू ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है, बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिस्टिंग गेन के लिए मुझे को ठीक लग रही है, क्योंकि हवा अच्छी बनाई जा रही है उसके हिसाब से। अब बाकी आपका डिसीजन लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इस कंपनी के बारे में आप अपने हिसाब से डिसीजन बनाएं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। बाकी लेट्स सी। और बाकी एक आईपीओ स्ट्रेटजी हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, नीचे लिंक उस वीडियो का दिया हुआ है, डू चेकआउट। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।